हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ब्रिजभूषण एंड वेलकम टू सुपर शिक्षा एजुकेशन दैट इवॉल्व यू। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। 3 पार्ट अभी तक हम इस चैप्टर के पढ़ चुके हैं। ये है पार्ट 4। अभी तक हमने क्या पढ़ा? चैप्टर में हमने फ्लावर को पढ़ा, उसके मेल पार्ट को पढ़ा और फीमेल पार्ट को समझा। इसके अलावा हमने डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, इन दोनों प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से समझा। और आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन यानी परागण। पॉलिनेशन क्या होता है ये हम थोड़ा सा पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन होता क्या है, कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार से होता है। परागण, पॉलिनेशन। सबसे पहले परिभाषा। पराग कणों का परागकोश से झड़ने के बाद स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या पहुंचने को परागण कहा जाता है। सिंपल शब्दों में कहूं तो जो पराग कण होते हैं यानी पोलन ग्रेन होते हैं, जब वो परागकोश यानी एंथर से झड़ जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, तो उसके झड़ने के बाद यानी कि एंथर से रिलीज होने के बाद जो सफ़र वो तय करते हैं स्टिग्मा तक पहुंचने के लिए, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए, उसे हम कहते हैं परागण या पॉलिनेशन। यानी कि एंथर से लेकर स्टिग्मा तक परागकण का पहुंचना कहलाता है परागण। अब आता है परागण के प्रकार। कितने प्रकार का होता है परागण? परागण या पॉलिनेशन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला है स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा प्रकार होता है परपरागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन। शॉर्ट शब्द में समझिए, सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण का मतलब होता है जब एक ही पौधे में परागण होता है। एक ही पौधे के एक ही फ्लावर में हो सकता है या एक पौधे के 2 फ्लावर के बीच हो सकता है परागण, तब हम उसे कहते हैं स्वपरागण। और परपरागण तब कहते हैं हम जब पौधे अलग अलग हो जाते हैं, यानी एक पौधे के परागकण यानी पोलन ग्रेन दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। तो ये मुख्यतः अंतर है दोनों में। अब इसके बाद स्वपरागण 2 प्रकार का होता है। पहला है स्वयुग्मन यानी ऑटोगैमी और दूसरा प्रकार है सजात पुष्पी यानी जिटेनोगैमी। तो 2 प्रकार का स्वपरागण होता है। जब एक ही पुष्प में होता है यानी कि एक ही पुष्प का एंथर भी है और उसी पुष्प का स्टिग्मा भी है, तब हम उसे कहते हैं स्वयुग्मन या ऑटोगैमी। लेकिन जब एक ही पौधे के एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकण या पोलन ग्रेन जाते हैं, तब हम उसे कहते हैं सजात पुष्पी या जिटेनोगैमी। तो ये है स्वपरागण के 2 प्रकार। और परपरागण एक पौधे से दूसरे पौधे तक परागकण की यात्रा, और इसको हम परनिषेचन या जीनोगैमी भी कहते हैं। किसको? क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण को। अब हम इन सारे जो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन हैं इनको एक एक करके डिटेल से एग्जाम्पल के सहित समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एग्जाम्पल को आप नोट करते जाएंगे। अब समझते हैं सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण को। एक ही पुष्प या पौधे में परागकोश यानी एंथर से वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक पराग कणों का पहुंचना या स्थानांतरित होना स्वपरागण कहलाता है। यानी अगर एक पौधा है और उसके एक पुष्प में परागण होता है, यानी एक ही पुष्प में पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, या फिर उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन ट्रेवल करते हैं, तब हम उसे कहते हैं स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन। यानी जहाँ तक पौधा एक ही है वहाँ तक हम कहते हैं स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन। 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्वयुग्मन या ऑटोगैमी। स्वयुग्मन या ऑटोगैमी क्या होता है? एक ही पुष्प में परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण होना। यानी पुष्प एक ही है और उसी एक पुष्प के एंथर से उसके स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन का ट्रेवल करना कहलाता है स्वयुग्मन या ऑटोगैमी। डायग्राम से समझिए, ये एक पुष्प है, यहाँ ये इसका है पुंकेसर और ये वाला भाग है एंथर यानी परागकोश, और ये है स्त्री केसर और इसका सबसे ऊपरी भाग कहलाता है स्टिग्मा। तो एक ही पुष्प है और ये रहा परागकण, और ये पोलन ग्रेन जब ट्रेवल करता है इसी पुष्प में एंथर से इस प्रकार स्टिग्मा तक, तब हम इसे कहते हैं स्वयुग्मन या ऑटोगैमी। इसका उदाहरण है स्वीट पी यानी मटर। स्वयुग्मन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिनमें स्वयुग्मन होता है और
क्रॉस पॉलिनेशन यानी परपरागण नहीं होता है। तो वो परिस्थितियां हैं स्त्री केसर व पुंकेसर का साथ साथ परिपक्व होना, जिसे हम कहते हैं होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब है कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट यानी स्त्री केसर और पुंकेसर फ्लावर में साथ साथ मैच्योर होते हैं, साथ साथ परिपक्व होते हैं। जब वो एक साथ परिपक्व होंगे तभी जाकर स्वयुग्मन हो पाएगा। अगर ऐसा होता है कि परागकोश में परागकण तो बन गए यानी एंथर में पॉलन ग्रेन बन गए हैं, लेकिन उस समय स्त्री केसर का जो स्टिग्मा वाला पोर्शन है वो मैच्योर नहीं है, यानी कि वो इस काबिल नहीं है कि परागकण को ग्रहण कर सके, तो स्वयुग्मन संभव नहीं है। या फिर अगर स्त्री केसर पहले डेवलप हो जाता है और उस समय पुंकेसर डेवलप नहीं होता है, परागकण नहीं बनते हैं, तब भी स्वयुग्मन संभव नहीं है। तो क्या होना चाहिए? होमोगैमी, यानी कि स्त्री केसर और पुंकेसर साथ साथ परिपक्व हों, तभी जाकर ऑटोगैमी पॉसिबल है। दूसरा है परागकोश एवं वर्तिकाग्र को एक दूसरे के पास होना चाहिए। अगर बहुत दूर होते हैं स्त्री केसर और पुंकेसर तो स्टिग्मा और एंथर काफ़ी दूर हो जाते हैं और परागकण स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाता है, तो उनका पास होना जरूरी है, तभी जाकर स्वयुग्मन हो पाएगा। एग्जाम्पल हैं स्वयुग्मन जिनमें होता है वो कौन से प्लांट हैं? वायोला हो गया, ऑक्जेलिस और कॉमिलिनिया। ये कुछ प्लांट्स हैं जिनमें ऑटोगैमी यानी स्वयुग्मन पाया जाता है। ये पौधे दो प्रकार के पुष्प पैदा करते हैं, जो हमने उदाहरण देखिए। ये दो प्रकार के पुष्प पैदा करते हैं। एक होता है उन्मील परागणी पुष्प, जिसे हम कहते हैं चेस्मोगेमस फ्लावर, और दूसरा होता है अनुन्मील्य परागणी पुष्प यानी क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ये दो प्रकार के फ्लावर ये पौधे पैदा करते हैं जिनमें ऑटोगैमी होती है। ये रहे वो दो प्रकार के पुष्प। जो खुले दिख रहे हैं ऊपर, ये कहलाते हैं चेस्मोगेमस फ्लावर, उन्मील परागणी पुष्प, और नीचे जो कली की तरह बंद पुष्प दिख रहे हैं उन्हें हम कहते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर यानी अनुन्मील्य परागणी पुष्प। अब क्या विशेषता है इनकी? सबसे पहले देखिए चेस्मोगेमस फ्लावर। इनमें परागकोश एवं वर्तिकाग्र अनावर्त यानी खुले होते हैं। जैसे नॉर्मल आप कोई भी फ्लावर देखते हैं उसमें आपको स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों ही खुले दिखाई देते हैं। आप उन्हें देख सकते हैं पुष्प को तोड़कर, वो बंद कवर में नहीं होते हैं। इस प्रकार की संरचना की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे कि स्त्री केसर और पुंकेसर फ्लावर के बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं। दूसरे जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर हैं उनमें पुष्प कभी भी अनावर्त नहीं होते हैं, यानी कभी भी खुलते नहीं हैं। इनमें परागकोश यानी एंथर एवं वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा एक दूसरे के बिल्कुल पास होते हैं, बिल्कुल करीब होते हैं। जब पुष्प कलिका में यानी कि ये जो बंद फ्लावर है इसमें परागकोश फटता है, तब परागगण आसानी से वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। यानी कि जो ये फ्लावर है, ये आप पहले डायग्राम से देख लीजिए। ये है एक क्लिस्टोगेमस फ्लावर, पूरी तरीके से बंद है, और इस बंद फ्लावर के अंदर ही पुंकेसर विकसित हो गया है, यानी एंड्रोशियम डेवलप हो गया है, और परागकोश में परागकण यानी कि पोलन ग्रेन बन चुके हैं, और इसके अंदर ही परागकण मुक्त हो जाते हैं। अब ये क्योंकि पुष्प बंद है तो परागकण बाहर नहीं जा सकते हैं, तो क्या होता है, परागकण बिल्कुल अंदर आराम से स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। इसलिए हमेशा इसमें स्वपरागण ही संभव होता है। कौन से फ्लावर में? क्लिस्टोगेमस फ्लावर में हमेशा ऑटोगैमी ही होती है। तो हम समझ गए कि स्वयुग्मन दर्शाने वाले पौधे दो प्रकार के पुष्प पैदा करते हैं। चेस्मोगेमस ये नॉर्मल फ्लावर होते हैं, इनमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। लेकिन जो दूसरे फ्लावर हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर, इनमें केवल सेल्फ पॉलिनेशन यानी ऑटोगैमी ही होगा। दूसरा टाइप है सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण का सजात पुष्पी, जिसे हम कहते हैं जिटेनोगैमी। इसमें क्या होता है, एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का यानी पोलन ग्रेन्स का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? सजात पुष्पी परागण या जिटेनोगैमी। यानी पौधा एक ही है लेकिन दो अलग अलग पुष्पों में परागण हो रहा है उसी पौधे के। यानी एक पौधे के किसी एक पुष्प के एंथर में जो परागकण बन रहे हैं वो उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं। यानी कि पौधा एक है लेकिन उस पौधे के दो अलग अलग फ्लावर में जब पॉलिनेशन हो रहा है तब हम उसे कहते हैं सजात पुष्पी यानी जिटेनोगैमी। डायग्राम से समझिए, ये एक पौधा है और इसमें बहुत सारे पुष्प लगे हैं। अब किसी एक पुष्प से, यहाँ ये एक पुष्प है और इसके एंथर में बने परागकण
और वो इस प्रकार से ट्रेवल करते हुए उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा में जाकर पहुंच गए, तब हम इसे कहते हैं सजात पुष्पी। एक बार फिर से देखिए, एक ही पौधा है, उसके दो अलग अलग पुष्प हैं और एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक उसी पौधे में जब परागकण ट्रेवल कर रहा है, तब हम उसे कह रहे हैं सजात पुष्पी या जिटेनोगैमी। यहाँ कुछ और उदाहरण हैं जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन ही पाया जाता है और इसके लिए इन पौधों में विशेष अनुकूलन पाए जाते हैं, स्पेशल एडेप्टेशन होते हैं इनमें केवल सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। पहला उदाहरण है पीनट यानी कि आर्चिस हाइपोजिया। इसमें क्या होता है, जैसा ही पुष्प मैच्योर होता है, जैसे ही पुष्प परिपक्व होता है, उसमें स्वपरागण हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो इसका ओवेरी यानी अंडाशय वाला भाग होता है, यहाँ नीचे स्त्री केसर का जो अंडाशय वाला भाग होता है, तो अंडाशय के नीचे एक डंठल विकसित होता है, बहुत लंबा एक तंतु बन जाता है, एक फिलामेंट बन जाता है। और सबसे पहले स्त्री केसर का केवल अंडाशय वाला भाग शेष रह जाता है और वर्तिका और वर्तिकाग्र झड़कर अलग हो जाते हैं। उसके बाद ये जो अंडाशय होता है, इस पे एक पेडिसल यानी एक डंठल विकसित हो जाता है लंबा सा, और अंडाशय जमीन में चला जाता है। अंडाशय जमीन में चला जाता है और यही जमीन के नीचे ही अंडाशय से विकसित होता है फ्रूट। तो हम जानते हैं कि जो पीनट होता है वो ज़मीन के नीचे विकसित होता है, ज़मीन के नीचे ग्रो करता है, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं जियोकार्पी। तो पीनट में जियोकार्पी पाई जाती है। जियोकार्पी मतलब होता है कि भूमि के नीचे फल का विकसित होना, जो उसका फली होती है वो भूमि के नीचे विकसित होती है, इसे हम कहते हैं जियोकार्पी। और पीनट में भी सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण पाया जाता है। एक और उदाहरण है मिराबिलिस जलापा। इसमें क्या होता है, इसका जो स्त्री केसर होता है उसके सामने ये जो पुंकेसर है, स्वपरागण के लिए इसका जो पुंकेसर होता है वो इस प्रकार से झुक जाता है और एंथर बिल्कुल स्टिग्मा के पास आ जाता है। तो इस प्रकार इसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है केवल स्वपरागण की। ये नॉर्मल पुंकेसर है और जैसे ही परागकण का समय आता है वैसे ही ये पुंकेसर और एंथर मुड़कर बिल्कुल स्टिग्मा के पास आ जाते हैं इस प्रकार से, इसलिए इसमें भी स्वपरागण होता है मिराबिलिस जलापा में। यहाँ एक और उदाहरण है विनका रोजिया यानी सदाबहार का पुष्प। इसके पुष्प में क्या होता है, स्त्री केसर और पुंकेसर इस प्रकार से लगे होते हैं। पुंकेसर की हाइट आप देख रहे हैं ज़्यादा है स्त्री केसर से, यानी कि जो स्टिग्मा है, वर्तिकाग्र है, वो एंथर के नज़दीक नहीं है। लेकिन जैसे ही पुष्प मैच्योर होता है और परागकोश यानी एंथर में परागकण यानी पॉलन ग्रेन बन जाते हैं, ठीक तभी जो इसका वर्तिका और वर्तिकाग्र वाला भाग है वो थोड़ा सा विकसित होकर पहुंच जाते हैं बिल्कुल एंथर के पास, और इस प्रकार से विनका रोजिया में स्वपरागण होता है। पहले छोटी होती है वर्तिका, और जैसे ही परागकण बन जाते हैं एंथर में, तो वैसे ही वर्तिका लंबी हो जाती है और पहुंच जाती है एंथर के पास। तो इस प्रकार से इसमें स्वपरागण होता है। एक और उदाहरण है सोलेनम ट्यूबेरोसम यानी पोटैटो। इसमें क्या होता है, यहाँ है एंथर यानी ये है पुंकेसर का एंथर वाला भाग और ये है स्त्री केसर का स्टिग्मा वाला भाग। तो होता क्या है, जो स्टिग्मा होता है यानी कि स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग, वो एंथर यानी परागकोश के चारों तरफ लिपट जाता है। अब जब वर्तिकाग्र एंथर के चारों तरफ लिपट गया तो जाहिर सी बात है कि इसमें केवल सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, ऑटोगैमी ही होगा। अब समझते हैं स्वपरागण के महत्व को, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले देखते हैं इससे लाभ क्या होते हैं। पहला है परागकण नष्ट होने की संभावना कम होती है। जब परपरागण होता है पौधे में, तो एक पॉलन ग्रेन को एक पौधे से दूसरे पौधे तक बहुत लंबा और कठिन सफ़र तय करना होता है। इस सफ़र के दौरान वो नष्ट हो सकता है बहुत से वातावरणीय कारकों के कारण। लेकिन स्वपरागण में क्योंकि परागकण को बहुत पास ट्रेवल करना होता है, उसी पुष्प में या उसी पौधे में ट्रेवल करना होता है, इसलिए परागकणों यानी कि पॉलन ग्रेन के नष्ट होने की संभावना बहुत कम होती है। दूसरा है पॉलिनेशन के लिए किसी विशेष माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जब पौधों में क्रॉस पॉलिनेशन होता है, पर परागण होता है, तो परागकण को एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचने के लिए विशेष माध्यमों की आवश्यकता होती है, जैसे हवा, पानी, कीट हो सकते हैं। इन सभी के द्वारा परागकण ट्रैवल करता है। लेकिन स्वपरागण में ऐसे किसी विशेष माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है पौधे के जीन कर्म में शुद्धता बनी रहती है। जो गुण पितृपीढ़ी में थे वही आने वाली संतानों में भी होते हैं, क्योंकि बाहर से कोई नया पॉलन ग्रेन नहीं आता है,
तो नए लक्षण लेकर भी नहीं आता है। उसी पौधे के सारे गुण अगली पीढ़ी में पहुंचते हैं बिल्कुल शुद्ध रूप में। तो ये एक फ़ायदा है, क्योंकि अगर अच्छे गुण हैं पौधे में तो वो अच्छे गुण अगली पीढ़ी में भी शुद्ध रूप में पहुंच जाते हैं। अब इससे हानियाँ क्या हैं, स्वपरागण की क्या हानियाँ होती हैं? पौधे में नए लक्षण नहीं आते हैं, ये एक हानि है। अगर किसी पौधे के किसी लक्षण में कोई कमी है तो वो कमी आने वाली संतानों में भी स्थानांतरित होती रहती है, क्योंकि बाहर से कोई नया लक्षण पौधे में नहीं आता है। अगला है, पौधे में रोग प्रतिरक्षा में कमी हो जाती है। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है पौधों की, उसमें कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हर पीढ़ी में एक ही प्रकार के लक्षण स्थानांतरित हो रहे हैं। तो जो रोग कारक हैं, बैक्टीरिया, वायरस, कवक और भी जितने सूक्ष्म जीव हैं जो पौधों में रोग पैदा करते हैं, उनके लिए आसान हो जाता है पौधों में रोग पैदा करना, क्योंकि वो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसके अनुकूल हो जाते हैं, उनसे लड़ने के अनुकूल हो जाते हैं और आसानी से नई पीढ़ियों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अगला है, पौधे की उत्पादन क्षमता में कमी। लगातार एक ही प्रकार का वंशकर्म जब चलता रहता है पौधे में, कुछ भी नए लक्षण नहीं आते हैं, तो इस प्रकार से पौधे की जो उत्पादन क्षमता होती है उसमें कोई वृद्धि नहीं होती, बल्कि उसमें कमी होती रहती है। तो ये स्वपरागण की कुछ लाभ और हानियां हैं, उसका महत्व है। स्वपरागण को हमने समझ लिया, 2 प्रकार का होता है। अब समझते हैं परपरागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन को। किसी पौधे के पुष्प के परागकोश से पराग कणों का उसी जाति के अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परपरागण कहते हैं। इसे जीनोगैमी भी कहते हैं। यानी कि 2 अलग अलग पौधे हैं यहाँ पे, पर उनकी स्पीसीज एक ही है। उदाहरण के लिए, एक पपीता का प्लांट है, उसके जो परागकण हैं वो दूसरे पपाया के प्लांट तक जब पहुँचते हैं, इसे हम कहते हैं परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन। जब प्लांट अलग अलग हो जाते हैं तब हम उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं या जीनोगैमी भी कहते हैं। जब तक एक ही पौधे में होता है परागण, तब तक वो सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन जैसे ही परागकण एक पौधे से दूसरे पौधे में जाने लगते हैं, तब हम उसे क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण कहते हैं। इमेज से समझते हैं, ये एक ही स्पीसीज़ के 2 अलग अलग फ्लावर हैं, यानी एक ही स्पीसीज़ है लेकिन 2 अलग अलग पौधे हैं। और जब इस प्रकार से एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर तक इस प्रकार से परागकण यानी पोलन ग्रेन ट्रेवल करता है, यात्रा करता है, तब हम उसे कहते हैं परपरागण। यानी कि स्पीसीज एक ही है, यानी कि जाति एक ही है, लेकिन पौधे अलग अलग हैं। और एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के फ्लावर तक पोलन ग्रेन पहुंच रहा है, तब हम इसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब समझते हैं परपरागण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं, ऐसे कौन से एडेप्टेशन यानी अनुकूलन हैं जिससे पौधों में केवल परपरागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है। तो पहला है, एक लिंगाश्रयी पौधों में, जैसे पपीता, जो एक लिंगाश्रयी पौधे यानी डायोसियस प्लांट होते हैं, यानी एक पौधे में केवल मेल फ्लावर होते हैं या फिर फीमेल फ्लावर होते हैं। तो अब जो मेल प्लांट होगा उसके फ्लावर के एंथर में जब पोलन ग्रेन बनेंगे तो उनको फर्टिलाइजेशन के लिए दूसरे पौधे तक जाना ही होगा, क्योंकि इस पौधे में तो कोई फीमेल फ्लावर है ही नहीं। तो इसलिए इनमें केवल क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है। अगला है, जब पुष्प में विषम काल परिपक्वता यानी डाइकोगैमी पाई जाती है, जैसे कॉटन, ओकरा, मिराबिलिस जलापा और रेननकुलस। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें विषम काल परिपक्वता पाई जाती है। अब विषम काल परिपक्वता यानी डाइकोगैमी का मतलब क्या है? जब मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग टाइम पर मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, तब इसे कहते हैं विषम काल परिपक्वता। अब देखिए, अगर पहले मेल पार्ट डेवलप हो गया और उस समय फीमेल पार्ट यानी कि स्त्री केसर विकसित नहीं है, मैच्योर नहीं है, यानी कि वो परागकण को ग्रहण करने लायक नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। इसी प्रकार अगर पहले फीमेल पार्ट डेवलप हो गया और उस समय परागकण नहीं बने हैं, तब भी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो इस प्रकार के पौधों में जिनके पुष्प में मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग टाइम पर डेवलप होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो उनमें क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है, क्योंकि उस समय उनमें सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि एक टाइम पे केवल एक ही पार्ट
तैयार होता है उस पौधे के पुष्प में। अगला है पुष्प में स्वबंधता यानी सेल्फ स्टेरिलिटी पाई जाती है, अर्थात किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो सकते हैं। यानी अगर कोई एक पौधा है और उसके पुष्प में बनते हैं परागकण या पोलन ग्रेन, तो वो परागकण या पोलन ग्रेन उस पुष्प के जो वर्तिकाग्र होगा उस पर अंकुरित नहीं होंगे, या फिर उस पौधे का कोई अन्य पुष्प होगा उस पर भी अंकुरित नहीं होंगे। इसे हम कहते हैं स्वबंधता, यानी अपने स्त्री केसर वाले भाग पर उस पौधे के जो पोलन ग्रेन होते हैं वो अंकुरित नहीं होते हैं। इसके उदाहरण है टैबेको यानी तंबाकू और पोटैटो, तो इसको कहते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। अगला है स्त्री केसर पुंकेसर की अपेक्षा अधिक लंबी होती है, जिसे विषम वर्तिकात्व या हेट्रोस्टाइली कहते हैं। अगर स्त्री केसर और पुंकेसर की लंबाई में बहुत अधिक अंतर होता है, अगर स्त्री केसर लंबी हो जाती है या फिर पुंकेसर बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, एंथर यानी परागकोश और स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र, ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर हो जाते हैं, जिसके कारण उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक नहीं पहुँच पाते हैं, और इसे हम कहते हैं हेट्रोस्टाइली। इसके उदाहरण हैं इवनिंग प्राइमरोज और ऑक्जेलिस। अब देखिए इनमें दो प्रकार के पुष्प बनते हैं। ये है थ्रम फ्लावर, इसमें आप देख रहे हैं कि जो ओवेरी का जो वर्तिका वाला भाग है वो बहुत छोटा है और पुंकेसर की जो लंबाई है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्टिग्मा और एंथर एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं। या तो थ्रम फ्लावर बन जाते हैं इन पौधों में, या फिर पिन फ्लावर। पिन फ्लावर में क्या होता है, यहाँ पर स्त्री केसर की लंबाई अधिक है लेकिन पुंकेसर की लंबाई कम है, तो इस प्रकार के फ्लावर को कहते हैं पिन फ्लावर। और इसमें भी जो स्टिग्मा और एंथर हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, तो इसलिए इनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि स्त्री केसर और पुंकेसर की जो हाइट है, जो लंबाई है, उसमें काफ़ी भिन्नता है। इसको हम कहते हैं हेट्रोस्टाइली। और दो प्रकार की होती है हेट्रोस्टाइली, एक होता है थ्रम फ्लावर जब पुंकेसर लंबा हो और स्त्री केसर छोटा हो, और दूसरे होते हैं फिन फ्लावर जो पुंकेसर छोटा हो और स्त्री केसर लंबा हो। और इस प्रकार के फ्लावर बनते हैं इवनिंग प्राइम रोज या फिर ऑक्जेलिस के पौधों में। तो यहाँ पर हम समझ गए कि बहुत सारी कंडीशन है जिससे केवल पर परागण ही संभव होता है। इसके अलावा कुछ और परिस्थितियाँ हैं। पुष्प उन्मील्य यानी चेस्मोगेमस फ्लावर होते हैं, यानी कि खुले पुष्प होते हैं तो परागण बाहर उड़ जाते हैं, जिससे स्वपरागण नहीं होता है, पर परागण होता है। अगला लास्ट है हर्कोगैमी। अब हर्कोगैमी में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर्कोगैमी, ध्यान से सुनिए। परागकोश व वर्तिकाग्र के बीच कोई भौतिक अवरोध होता है। परागकोश यानी एंथर और वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा के बीच कोई फिजिकल बैरियर होगा, भौतिक अवरोध होगा, जिसके कारण जो पोलन ग्रेन है वो वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा के संपर्क में नहीं आ पा रहा है। इसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है पॉलिनियम। पॉलिनियम एक संरचना है, एक थैलीनुमा संरचना है जो पाई जाती है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा यानी आँख, जिसे हम मुदर भी कहते हैं। इस पौधे में एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं पॉलिनियम। इस प्रकार का दिखता है पॉलिनियम। ये दो थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं जिनके अंदर परागकण यानी पोलन ग्रेन भरे हुए रहते हैं। यहाँ पर जैसा आपको दिख रहा है ये पॉलिनियम है। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर जो दो दिख रहे हैं इनको हम कह रहे हैं पॉलिनियम। ये आपस में जुड़े हुए होते हैं और इनके अंदर पाए जाते हैं पोलन ग्रेन्स। अब क्या होता है, जब ये पूरा पॉलिनियम मुक्त होता है एंथर वाले भाग से, और जब ये पहुंचता है स्टिग्मा, जब ये स्त्री केसर के स्टिग्मा तक पहुंचता है ये पॉलिनियम, तो ये इसके अंदर है पोलन ग्रेन। तो ये इसके अंदर जो पोलन ग्रेन है वो इस पॉलिनियम यानी इस आवरण के कारण इस स्टिग्मा के संपर्क में नहीं आ पाते हैं, और ये एक भौतिक अवरोध का कार्य करता है। पॉलिनियम एक फिजिकल बैरियर का, एक भौतिक अवरोध का कार्य करता है परागकण यानी पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच, और इसको हम कहते हैं हर्कोगैमी। तो ये कुछ कारण हैं जिसके कारण पौधों में स्वपरागण नहीं होता है, बल्कि केवल परपरागण ही होता है। समझते हैं परपरागण के महत्व को कि इससे क्या लाभ और क्या हानियां होती हैं। परपरागण के लाभ, एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। पहला है उत्पादकता बढ़ जाती है। जो बाहर से पोलन ग्रेन आता है, दूसरे पौधे का मेल गैमेट
किसी पौधे में आता है तो वो अपने साथ कुछ प्रोडक्टिव कैरेक्टर्स लेकर आ सकता है। हो सकता है उस दूसरे पौधे में जिससे वो पोलन ग्रेन आया हो अच्छे उत्पादक गुण हो, तो इससे उस पौधे की भी उत्पादकता बढ़ सकती है जिसके पास वो पोलन ग्रेन आया है। अगला है, पादपों में नए गुण विकसित हो सकते हैं। जो पोलन ग्रेन अपने साथ कुछ नए गुण लाएगा मेल गैमेट, तो उससे पौधे में कुछ नए गुण भी विकसित हो सकते हैं और हो सकता है ये पौधे के लिए बहुत लाभदायक हों। पादपों में विभिन्नताएं, यानी कि जो नए गुण विकसित होते हैं इससे पौधे में विभिन्नताएं आती हैं, और हम जानते हैं कि विभिन्नताएं जैव विकास यानी इवोल्यूशन का आधार होती हैं। जब कुछ नई भिन्नताएं आती हैं, कुछ नए कैरेक्टर्स आते हैं, तो प्रकृति के अनुसार पौधा जैव विकास होता है पौधे में, जिसके कारण वो इवॉल्व होता है, विकसित होता है। पर परागण से क्या हानियां होती हैं? डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। पहला है, अधिक मात्रा में पराग कणों की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचने के लिए, एक पौधे के फ्लावर से दूसरे पौधे के फ्लावर तक पहुंचने के लिए एक बहुत लंबा सफ़र तय करना होता है पोलन ग्रेन्स को। तो इसलिए बहुत अधिक मात्रा में पोलन ग्रेन बनाने की आवश्यकता होती है पौधे को, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो पराग कण होते हैं वो रास्ते में ही वातावरणीय दशाओं के कारण नष्ट हो जाते हैं। कहीं पे गिर गए, हवा से इधर उधर बिखर गए, धूप से या फिर अन्य चीज़ों से नष्ट हो गए। तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं एनवायरनमेंट में जिससे परागकण इस सफ़र के दौरान, लंबे सफ़र के दौरान नष्ट हो सकते हैं। दूसरा हानि है, पराग कणों के नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। ये हम जान चुके हैं। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत सारे हैं जो उन्हें नष्ट कर सकते हैं। अगला है, पादपों में शुद्ध वंशकर्म नहीं रह जाता। अब अगर किसी पौधे के बहुत अच्छे लक्षण हैं और हम चाहते हैं कि वही लक्षण, बिल्कुल ठीक वही लक्षण दूसरी पीढ़ी में भी जाएं, उसकी संतानों में भी जाएं जो नई पीढ़ी हो, लेकिन अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो बाहर से कुछ नए लक्षण आ जाएंगे और वो सारे के सारे अच्छे लक्षण उस प्रकार से नई पीढ़ी में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जो मेल गैमेट या परागकण बाहर से आया है वो अपने साथ कुछ नए लक्षण लाता है और इस प्रकार पादपों में शुद्ध वंशक्रम नहीं रह जाता। हानिकारक जीन का समावेश हो सकता है। अगर बाहर से परागकण आते हैं किसी पुष्प में तो वो अपने साथ हानिकारक जीन भी ला सकते हैं दूसरे पौधे के। ये भी एक हानिकारक प्रभाव हो सकता है पर परागण का। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया पॉलिनेशन को और टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन को। हमने देखा कि किस प्रकार से ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनसे पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन होता है और ऐसी कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं पौधों में जिनसे उनमें केवल क्रॉस पॉलिनेशन यानी पर परागण ही हो पाए। इसके साथ ही हमने कुछ उदाहरण समझे जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन के लिए विशेष परिस्थितियां पाई जाती हैं या फिर सेल्फ पॉलिनेशन के लिए विशेष कंडीशंस पाई जाती हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि पर परागण जब होता है पौधों में तो कितने प्रकार से परागकण स्टिग्मा तक पहुंच पाता है दूसरे फ्लावर के। हवा द्वारा, जल द्वारा, पक्षियों द्वारा, कीटों द्वारा, बहुत सारे ऐसे माध्यम होते हैं और उनके आधार पर अलग अलग प्रकार के पर परागण पौधों में देखने को मिलते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और लेते रहें सुपर शिक्षा। थैंक यू।